अभी जो हमने बात की थी दैट वाज फॉर द प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेसिव वेव मीन्स जो चलती है. दिस इज फॉर स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव. स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, दिस डू नॉट मूव. वो वहीं के वहीं रहती है, खड़ी रहती है, स्थिर होती है. स्टैंडिंग मतलब खड़ी रहती है, स्टेशनरी मतलब स्थिर होती है. नहीं, वेव है. ओके, देख लिया ना. टॉपिक का नाम समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना. दिमाग में नहीं बैठ रहा, कैसे हो सकता है ना. नहीं फिट हो. स्टेशनरी ऑफ स्टैंडिंग वेव और अच्छा ओके. स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव, करेक्ट. ये वेव मूव नहीं करती. ओके, सब दूंगा तो टेंशन मत ले. When two waves of same frequency the condition is frequency same होना चाहिए. That is one condition. When two waves of same frequency traveling in opposite direction, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए होने चाहिए. ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सुपरपोज. ठीक है, कब फॉर्म होती है? जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी की चलते हुए सुपरपोज करती हैं. राइट. देयर सुपरपोजिशन give rise to a new type of wave called stationary wave. Called stationary wave. तुमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं कुछ? यस सर. साइन सी प्लस साइन डी बोलना क्या होता है? 2 sin c plus d by 2 cos b minus d by 2. 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस. ठीक है, राइट. एक मिनट, ये एक फॉर्मूला नोट करो. साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c minus d by 2 sin c plus d by 2. ओके. ठीक है, राइट. एनालिसिस ऑफ स्टेशनरी वेव. linked superposing wave are y1 is equal to a sin omega t minus kx and y2 is equal to a sin omega t plus kx. क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो एक में माइनस होगा तो दूसरे में प्लस होगा. ओके, ये फॉर्मूला लिख लिया. इसको यूज करेंगे. ऑन सुपरपोजिशन दोनों को ऐड कर दिया. y इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. तो y इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगाएंगे. a तो कॉमन हो गया दोनों में, इसको c ले लो, इसको d ले लो. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? cos के एक्स
साइन ओमेगा टी. कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. वो कह रहा y2 में माइनस या साइन ऑपोजिट चल रही थी. हाँ, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी, ये नेगेटिव में आ रही है. जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया ना. है बाहर नहीं आएगा. बाहर तब आता है जब फेस चेंज हो. वो भी हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम. फेस चेंज वाला भी ले सकते हैं, विदाउट फेस चेंज वाला भी ले सकते हैं. ये मैथमेटिक्स तो समझ में आ गया ना. नहीं, can be written as y is equal to as sin omega t, where as is equal to 2a cos kx, called as amplitude of stationary wave. Called as amplitude of stationary wave. ठीक है, राइट. तो इस टाइप की इक्वेशन होती है. स्टेशनरी वेव की इक्वेशन इस टाइप की होती है. इसमें साइन और कॉस में कुछ भी हो सकता है. दोनों साइन भी हो सकते हैं, दोनों कॉस भी हो सकते हैं. ये वाला साइन, वो वाला कॉस, वो वाला कॉस, ये वाला साइन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बट होगा इसी फॉर्म में. 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी. राइट. वो जो वेव फंक्शन था ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स, वो नहीं होता. ओके, यानी अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है. ये इक्वेशन कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक. ये वेव फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम प्रोग्रेसिव वेव नहीं बोलते, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं. ठीक है, ये वेव फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव ना कह के स्टैंडिंग वेव बोलते हैं. बट इन जनरल कैसे होता है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. कंप्लीट समझ में आएगा सब कुछ. तू बोला और पिटा. राइट. नाउ फर्स्ट पॉइंट, as equation is not of the form yxt, यानी डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम. यानी दोनों वेरिएबल नहीं है. करेक्ट. सो it is not a progressive wave. So it is not a progressive wave. अगर प्रोग्रेस नहीं कर रही है तो खड़ी है ना. So it is not a progressive wave. Correct? Second, amplitude as is a function of x, is a function of x. बहुत हैवी वर्ड से नहीं आगे इसमें. is a function of x. So amplitude of particles at different position is different. Right?
पोजीशन ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0, is called node, is called node, and position of maximum amplitude कितना हो जाएगा? 2a is called antinode. राइट? घर में कपड़े सुखाने की रस्सी है ना? हाँ, सबके घर में होती है, ऐसे बंदी होती है दोनों तरफ से। इसको बीच में से पकड़ के हिला के छोड़ दो, इसको बीच में से पकड़ के हिला के छोड़ दो, तो ये कैसे जाएगी? ऊपर नीचे, ये ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, तो इस तरह से मूव करेगी। ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम मूव करेगा, इसको बोलते हैं एंटीनोड। ये वाला पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, इसको बोलते हैं नोड। और ये जो वेव बनी इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। और इसमें दो वेव कहां से आई? एक जब हमने हिला के छोड़ा तो एक वेव गई ऐसे, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके एक वेव आई, दोनों मिल के स्टैंडिंग वेव बनी। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सब स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करते हैं, गिटार, सितार, ढोलक, तबला, एवरीथिंग। ठीक है, राइट? ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करती रहेगी ऐसी, दैट इज स्टैंडिंग वेव। ये जो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है इसी को स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ओके, लाइक जितना भी म्यूजिकल सिस्टम है सब स्टैंडिंग वेव पे डिपेंड करते हैं, सारी की सारी स्टैंडिंग वेव होती है। मैं बोल रहा हूं दैट्स ए प्रोग्रेसिव वेव। ओके, फिर अगर वेव मूव नहीं करती तो हमको सुनाई कैसे देती है? दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, लाइक ये वेव इसके अंदर है, ये स्टैंडिंग वेव है। फिर यहां पे मीडियम पार्टिकल्स है ना, मीडियम पार्टिकल्स है। ये स्ट्रिंग उन पार्टिकल्स को पुश करेगी तो एक और वेव क्रिएट होगी इन द एयर। ठीक है, तो हमने गिटार में एक स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराया, उससे उसके पास वाले मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट हुए और फिर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होते हुए हम तक आई। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग के अंदर वेव है दैट इज स्टैंडिंग वेव, और स्ट्रिंग से जो पास ऑन करके एयर में आई दैट इज प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव। राइट? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम बोलते हैं सोनोमीटर। क्या बोलते हैं? सोनोमीटर। यू हैव एन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इन दिस सोनोमीटर का। सोनोमीटर वायर बोलते हैं। राइट? जैसे गिटार होता है, वीणा होती है, जितने भी स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें एक साइड पे स्ट्रिंग बंधी होती है और दूसरी साइड पे स्ट्रिंग को टाइट करने का अरेंजमेंट होता है। स्ट्रिंग को टाइट करके हम क्या करते हैं? स्ट्रिंग की टेंशन बढ़ाते हैं। यहाँ पे इसमें टाइट करने के बजाय ये ऐसे स्ट्रिंग हैंग करती है और यहाँ पे हम एक वेट लटका देते हैं, वेट हैंग करा देते हैं। वो वेट जितना ज़्यादा होगा स्ट्रिंग में टेंशन उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, वेट जितना ज़्यादा होगा स्ट्रिंग में उतनी टेंशन ज़्यादा होगी। टेंशन ज़्यादा होने से क्या होता है? स्पीड। जो स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ वेव होती है वो होती है √T/μ। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ म्यू लिखते हैं, तो म्यू हो गया मास अपॉन लेंथ, और मास को लिखेंगे तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ, तो म्यू आता है डेंसिटी इंटू एरिया, तो √T अपॉन डेंसिटी इंटू एरिया। डेंसिटी डिपेंड करती है मटेरियल पे,
राइट? सो व्हाट इज देयर इन द स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार? गिटार में बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है? उनकी थिकनेस ज़्यादा होती जाती है। तो नाउ जिसमें थिकनेस ज़्यादा होगी उसका एरिया ज़्यादा हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, राइट? थिकनेस ज़्यादा हो गई तो एरिया ज़्यादा हो गया तो स्पीड कम हो गई, राइट? अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट स्ट्रिंग चूज करते हैं फॉर द डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट टेंशन यूज करते हैं फॉर द डिफरेंट स्पीड। दो चीज़ों से कंट्रोल होती है, एक टेंशन से और एक थिकनेस से। तो थिकनेस में हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग की तो चेंज कर नहीं सकते, सो दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीपल स्ट्रिंग। द टोटल 6 स्ट्रिंग होती हैं गिटार में, ठीक है? उन 6 की थिकनेस अलग अलग होती है, मोटी देन पतली, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली और पतली, ऐसे। फिर टेंशन के लिए एक की होती है, उससे आप टाइट लूज कर सकते हो उसको, ओके? तो इनसे क्या होता है? स्पीड चेंज होती है, और स्पीड से क्या होता है? फिर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। वो अभी हम देखेंगे कैसे चेंज होती है स्पीड से फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? नाउ जब हम इसको वाइब्रेट कराते हैं, तो इट वाइब्रेट लाइक दिस। देखो, इट बिकम ए लूप काइंड ऑफ थिंग। दिखाई दे रहा है? कहां पे सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है? सेंटर में। ये देखो ना, आपको कुछ 2 जगह लिख रहे हैं ना ऊपर नीचे होते हुए, ये बीच वाला पॉइंट भी नहीं हिल रहा ना, बीच वाला पॉइंट भी नहीं हिल रहा ना, ओके? तो यहां पे बीच में भी इसमें और इसके वाइब्रेशन में डिफरेंस ऑब्जर्व करो। इसमें 2 पॉइंट नहीं, सबसे नीचे वाली में, हाँ, अभी पूरा मूव करेगा। अब देखो, राइट? नाउ इट इज स्टेशनरी, ठीक है? देन व्हाट हैज हैपेंड? यहां पे एक नोट, एक एंटी नोट, एक नोट, एक नोट, दिस इज नोट, दिस इज नोट, दिस इज नोट, this is anti node and this is anti node, right? Now it is vibrating in 2 loops. Same string है, same length है, इसमें फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज है, तो इसमें 30 क्यों है? इसमें 30 क्यों है? क्योंकि इसमें पूरी स्ट्रिंग की लंबाई लैम्डा के बराबर है। पूरा एक वेवलेंथ है ना इसमें, पूरी स्ट्रिंग की लंबाई लैम्डा के बराबर है। इसमें पूरी स्ट्रिंग की लंबाई लैम्डा, इस केस में लैम्डा इज इक्वल टू 12 था, इस केस में लैम्डा इज इक्वल टू 12 है। इसमें 3 लूप हो गए, लुक, 3 लूप हो गए, तो पूरी स्ट्रिंग की लंबाई किसके बराबर हो गई? 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L बाई 3। नाउ इन दिस केस फ्रीक्वेंसी इज V अपॉन लैम्डा, 1 बाई 2L root T by mu, this F1. What is F2? 1 by L root T by mu, and isn't it twice the F1? Formula से. In this case, lambda is equal to 3 by 2L, so F3 is equal to 3 upon 2L root T by mu. Isn't it 3 times of F1? So it should be 45. Is it 45? ठीक है? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और इस तरह से हर एक मोड में एक लूप ऐड होता चला जाएगा, राइट? एंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होती जाएगी, हाँ। लाइक द नेक्स्ट विल बी 4 लूप्स एंड फ्रीक्वेंसी हाउ मच? 60 हर्ट्ज. Then the next 5 loops and the frequency will be 75 hertz, right? So this is one of the rare thing, और आपके सामने है, complete experiment है, ठीक है? स्ट्रिंग पूरा फ्री है मूव करने के लिए, कहीं से पकड़ के नहीं रखा है, बट वो अपने आप ही इस पोजीशन से मूव नहीं कर रही है, ठीक है? अब हम इसको स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव क्यों नहीं बोलते? प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आगे पुश करता है, फिर दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को आगे पुश करता है, तो ऐसे मूव करती चली जाती है। यहां पे
ये पार्टिकल आगे पुश कर ही था ही नहीं, तो क्या है, वेव वहीं के वहीं खड़ी है, वेव वहीं के वहीं एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर रही है वेव। लेकिन ये जो वाइब्रेशन हो रही है, तो यहां पे जो एयर पार्टिकल्स है इनको पुश मिल रहा है, एयर पार्टिकल्स को पुश मिल रहा है, तो उससे एक और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट हो गई जिसको हम बोलेंगे साउंड वेव। ये साउंड वेव क्रिएट हुई, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू हियर द म्यूजिक। इस तरह से हमें म्यूजिक सुनाई देता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर? ठीक है। नोट्स याद रखने के लिए एक होता है ना वर्ड हम यूज करते हैं, नॉट। नॉट मतलब जहां से बंधा हुआ है, जो मूव नहीं करता, ठीक है। सो दैट इज नॉड। ओके, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट नॉड, और ये बेसिकली है भी नॉट, किसी दूसरी लैंग्वेज में नॉड बोलते हैं इसको, राइट। ये नोड हो गया, और जो मैक्सिमम वाइब्रेट कर रहा है वो एंटी नोड हो गया। दैट्स वन थिंग। अब आप एक इक्वेशन जो मैंने एनालिसिस नोट कराया था उसमें देखो, ए एस इज इक्वल टू AS. In this particular situation, AS is equal to 2A sin KX. I told you ये sin cos कुछ भी हो सकता है depending on the situation. हमने जो लिया था उसमें हमने क्या लिया था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। जो हमने एनालिसिस किया था उसमें हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड लिया था, और स्ट्रिंग के केस में रिफ्लेक्शन कहां से होता है, फिक्स्ड एंड से। तो ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव क्रिएट हुई। तो अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, और इसके लिए होगा AS इज इक्वल टू 2A sin KX। करेक्ट? क्लियर? अब एट x इज इक्वल टू 0, x को 0 रखा तो AS कितना हो गया, 0। AS इज इक्वल टू 0, राइट। एट x is equal to lambda by 4, x is equal to lambda by 4, तो AS कितना हुआ, AS is equal to 2A sin K होता है 2 pi by lambda into lambda by 4, तो AS is equal to कितना हो गया, 2A। AS is equal to 2A। अब ये देखो ना, ये यहां से यहां तक lambda by 2 है, तो यहां से यहां तक कितना हुआ, लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। फिर इसको लैम्डा बाई 2 रखो तो क्या होगा, 2 पाई आ जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई कितना हो जाएगा, 0, फिर 0 हो गया। तो इस तरह से आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ लैम्डा बाई 4 नोड एंड एंटी नोड अल्टरनेट क्रिएट होते जाते हैं अपने आप, राइट। और ये हम मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं। जो हमने एनालिसिस किया उसमें इसको मैथमेटिकली प्रूव किया कि इस तरह से हो जाता है। करेक्ट? समझ में आया? कुछ पूछना है? दिस वी ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में हम ये लूप का ऑब्जर्वेशन दिखा सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, जब हम पाइप में होते हैं तो पाइप में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एयर। अब हम बोल रहे हैं तो एयर में हमें कहीं कंप्रेशन रेयरफेक्शन दिख नहीं रहा, तो इसलिए हम उसको एक्सपेरिमेंटली दिखा नहीं पाते, दिखा नहीं सकते। बट वी कैन शो दैट इन, जैसे स्प्रिंग में मैंने दिखाया था लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिखाया था ना, याद है, स्प्रिंग में कि वो कंप्रेस हो जाता है एक जगह से रेयरफेक्शन, ठीक है। तो वो ऑब्जर्व करना, लॉन्गिट्यूडनल वेव को, स्टैंडिंग वेव को ऑब्जर्व करना एक्सपेरिमेंटली बहुत डिफिकल्ट है। सो दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड ऑल, और सब कुछ ऐसा ही होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी जैसा इसमें होता है। और जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को पेपर पे भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट वी नो दैट कि एयर में है तो लॉन्गिट्यूडनल होगी, राइट। इतनी बात समझ में आई? कुछ पूछने? नहीं ना। एक और चीज, इसके नाम क्या क्या होते हैं अभी मैं नोट कराऊंगा ये, ठीक है, सब कुछ। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोड, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन मोड, मोड ऑफ वाइब्रेशन। द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट मोड, ये कौन सा हो गया, सेकेंड मोड,
ये कौन सा हो गया? थर्ड मोड। सीक्वेंस में चलते हैं, एक एक लूप ऐड होता चला जाएगा। जो म्यूजिक की टर्म में होता है नोट, यानी इससे कौन सा नोट प्रोड्यूस हुआ। सो जो फर्स्ट मोड होता है वो हमेशा फंडामेंटल नोट होता है, दैट इज ऑलवेज फंडामेंटल नोट। और उसके बाद सारे जो होते हैं ओवरटोन होते हैं इन सीक्वेंस ओवरटोन होते हैं, लाइक दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन, देन दिस विल बी कॉल्ड एज सेकेंड ओवरटोन। तो ये डिफरेंट नाम है इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। दोज आर गॉन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, इस तरह से चलेंगे। इन टर्म्स ऑफ नोट द फर्स्ट इज ऑलवेज फंडामेंटल नोट भी बोल देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशन भी बोल देते हैं, बट फंडामेंटल वर्ड याद आ गया ना, तो इट मीन्स पहला मोड। फिर उसके बाद सारे ओवरटोन्स होते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट सेवेंथ ओवरटोन, विच मोड विल इट बी? एट्थ मोड। सेवेंथ ओवरटोन विल बी विच मोड? एट्थ मोड। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। एंड देन हार्मोनिक। हार्मोनिक वेरिएशन है, तो कौन सा हार्मोनिक है, यानी फ्रीक्वेंसी कितना है। ओके, फ्रीक्वेंसी किस तरह से रिलेटेड है। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गई तो सेकेंड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी 7 टाइम्स हो गई तो सेवेंथ हार्मोनिक, राइट। इस केस में सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड सीक्वेंस में चलेंगे। बट अभी हम पढ़ेंगे जहां पे सीक्वेंस में हार्मोनिक होना जरूरी नहीं है, ये सीक्वेंस में रहेगा हमेशा, कुछ भी हो ये हमेशा सीक्वेंस में रहेगा। फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, देन कंटिन्यूअसली, एंड देन नोट, पहला फंडामेंटल, उसके बाद ओवरटोन। लेकिन जो हार्मोनिक है वो हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जैसे हमने इस केस में कैलकुलेट किया कि ये उसका डबल है तो सेकेंड हार्मोनिक हो गया, ये उसका ट्रिपल है तो थर्ड हार्मोनिक हो गया, राइट। तो इस तरह से हमें हार्मोनिक्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, करेक्ट। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ स्टैंडिंग वेव वी आर एबल टू क्रिएट म्यूजिक, ठीक है। वट एवर इन साइड वी आर स्पीकिंग, जो हमारे अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही है, दैट ऑल्सो इज स्टैंडिंग वेव। अवर थ्रोट इज ए पाइप, ठीक है। वो थ्रोट एक पाइप है जिसमें एक वेव प्रोड्यूस होती है और वो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। उस पाइप की कंस्ट्रक्शन हेरिडिटिकली मैच करती है। दैट्स व्हाई फादर एंड सन साउंड्स आर अलाइक, ठीक है, राइट। डॉटर एंड मदर साउंड आर ऑलमोस्ट मतलब अलाइक होती है, बहुत बार होता है। क्यों मैच कर जाती है? So when people are doing mimicry, what they are doing? They are actually controlling their throat like the guitar string. जैसे गिटार स्ट्रिंग से आप कोई भी वोकल्स जनरेट कर पाते हो, कोई भी गाना जनरेट कर पाते हो ना, राइट। तो इसी तरह से थ्रोट की पोजीशंस को कंट्रोल करके, राइट, दे आर एबल टू क्रिएट द डिफरेंट साउंड। लाइक ठीक है, तुम कुत्ते की आवाज निकाल के देखो, यू नीड टू कंट्रोल योर साउंड थ्रोट, देखो निकाल के, ठीक है। बिल्ली की, किसी और की थोड़ा मिमिक्री करने की कोशिश करो, यू विल सी दैट यू आर नॉट स्पीकिंग नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली मीन्स विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी एफर्ट। लाइक जब हम बोलते हैं नॉर्मली तो विदाउट एनी एफर्ट बोलते हैं, बट जब भी हमें जरा सा भी साउंड चेंज करना होता है, वी नीड टू डू द एफर्ट्स। एंड व्हेन वी आर डूइंग द एफर्ट्स, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंट्रोलिंग द थिंग्स, वेरी मच लाइक द कंट्रोल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, बिल्कुल उस तरह से, ठीक है। तो हम मोड्स चेंज करते हैं, लेंथ चेंज करते हैं, ठीक है, पाइप की लेंथ चेंज करते हैं, ठीक है। हमने फिजिक्स में नहीं पढ़ा, बट बाय एक्सपीरियंस वी नो, ठीक है। अब बंदर ने कौन सा फिजिक्स पढ़ी कि कितने ऊपर से कूदेगा तो चोट नहीं लगेगी, या प्रोजेक्टाइल बनेगा इस पेड़ से उस पेड़ पे, प्रोजेक्टाइल ही तो बनता है वो, तो उसने कौन सा फिजिक्स पढ़ी है, वो बाय एक्सपीरियंस पता है उसको। तो सिमिलरली हमें भी बाय एक्सपीरियंस पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉट नेसेसरी नीड टू स्टडी द फिजिक्स, ठीक है। जैसे बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बचपन से ही साइकिल जब बैंड टर्न लेते हैं तो साइकिल बैंड करती है, तो द सेम थिंग इज देयर। बट एनीवे यू अंडरस्टूड व्हाट इज स्टैंडिंग वेव।
हमारे सिलेबस में 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। वन इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में सारी स्ट्रिंग आ जाती है, सोनोमीटर, वायर, गिटार एंड ऑल व्हाट्स एवर स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। उसके अलावा एक ओपन ऑर्गन पाइप विच इज ओपन फ्रॉम बोथ एंड एंड देन क्लोज ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज फ्रॉम अदर एंड। इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, एंड्स या तो नोड होंगे या एंटी नोड होंगे, एंड्स बीच में नहीं होगा। नोड और एंटी नोड के बीच में भी बहुत कुछ है ना, ये नोड है, ये एंटी नोड है, इसके बीच में ये भी तो है, लेकिन एंड हमेशा या तो नोड होगा या एंटी नोड होगा, क्योंकि एंड से रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो अगर इन्वर्ट होकर रिफ्लेक्शन हुआ, फेज चेंज होकर रिफ्लेक्शन हुआ तो वो नोड बनेगा, और बिना फेज चेंज हुए रिफ्लेक्शन हुआ तो एंटी नोड बनेगा, राइट। जहां पे पार्टिकल वाइब्रेट कर सकता होगा एंड पे, तो वो हमेशा एंटी नोड बनेगा, और पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर सकता तो हमेशा नोड बनेगा। लाइक स्ट्रिंग के केस में दोनों साइड नोड, एंटी नोड बना। अब इस पाइप में दोनों साइड क्या होगा? अगर ये ओपन ऑर्गन पाइप सिंपली एक पाइप उठाओ, सीटी मारो, वो फूंक मारो, सीटी बजती है ना। एक कोई भी सिंपल पाइप लो, फूंक मारो तो सीटी बजती है ना। तो दैट इज, दोनों एंड से खुला है, जस्ट पाइप एक, नथिंग लाइक दैट। तो दोनों एंड से ओपन है, तो यहां पे क्या बनेगा? एंटी नोड। तो व्हाट काइंड ऑफ फिगर विल इट बी? इट विल बी लाइक दिस, दोनों साइड एंटी नोड और बीच में नोड, करेक्ट। एंड व्हाट काइंड ऑफ फिगर विल बी इन दिस? ये जो फिक्स एंड है यहां पे नोड, और जो फ्री है वहां पे एंटी नोड। सो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। ये पूरा एक लूप है, आधा इधर आधा इधर। ये स्ट्रिंग में पूरा एक लूप है, और ये हाफ लूप है, राइट। एंड ये कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट हुआ? सिंपली जो अपने पैन की कैप है उसको लेके सीटी बजाओ तो बजती है। दैट्स अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। फ्लूट इज विच पाइप? ओपन ऑर्गन पाइप। एक साइड से फूंकते हैं, दूसरी साइड खुला होता है, बंद थोड़ी होता है, ठीक है। फिर हम वो होल्स पे फिंगर रख के क्या कंट्रोल करते हैं? लेंथ कंट्रोल करते हैं। कैसे? फ्लूट में ऐसे पाइप है, इट्स लाइक दिस, ऐसे हम बजाते हैं, यहां पे होल्स होते हैं, यहां पे होल्स होते हैं। अगर आप बिना कोई भी होल कवर किए फ्लूट बजा रहे हैं तो लेंथ इतनी है, क्योंकि इस होल से एयर निकल जाएगी, तो लेंथ इतनी है। आपने इस होल को कवर कर दिया तो लेंथ इतनी हो गई, यहां तक है ना। फिर इन तीनों होल को कवर, और वो मल्टीपल होल्स को कवर करते हैं, ठीक है। अरे तो अगर मुझे इतनी लेंथ चाहिए तो ये दोनों होल कवर करने पड़ेंगे, हाँ। अब ये दोनों कवर किए तो इतनी लेंथ हो गई। अकॉर्डिंगली बहुत सारे होल्स होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होते जितनी फिंगर्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिंगर्स ही तो यूज़ करनी है, ओके, राइट। तो इसलिए वो होल्स को बंद करके या खोल के पाइप की लेंथ चेंज होती है, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हो सकता। स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा साउंड, बहुत ज़्यादा नोट्स क्यों प्रोड्यूस कर पाते हैं? क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन है। और जो एयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, लाइक जैसे इवन ढोलक इज क्लोज पाइप फ्रॉम बोथ साइड। ढोलक इज व्हाट? क्लोज पाइप फ्रॉम बोथ साइड, ओके, ठीक है। तबला एंड ऑल, तो ये क्या है? ये एयर बेस्ड जितने इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज नहीं प्रोड्यूस कर पाते, क्योंकि इसमें हम एक चीज़ नहीं कंट्रोल कर सकते, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज फिक्स, दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो स्ट्रिंग बेस्ड है उसमें हम स्पीड भी कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा नोट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, करेक्ट, जबकि एयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम नोट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं,
होप सो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, राइट। बाकी नोट करते हुए जितना समझ में आएगा, ओके। पोजीशन ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड नोड एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एंटी नोड, राइट। आगे नोट करो, मैं बोल रहा हूँ, बहुत थ्योरी है तो मैं लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट था ये? थर्ड था, अब फोर्थ आएगा। फोर्थ, ऑन फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, और ये ऑनलाइन वाले साथ साथ नोट कर लेना, बाद में फिर ऊपर नीचे नहीं कर पाऊंगा, कुछ है नहीं यहाँ बोर्ड पे। Okay, sir. ऑन फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, the medium get divided between nodes. The medium get divided by nodes. On formation of standing wave, medium get divided by nodes which appear as a loop called as segment, right? It is like this. फिगर बना लेना है ना। ऐसे ही था ना हमारा स्ट्रिंग का। दिस इज नोड 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 नोड, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंड देन नोड। दिस इज लूप और सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट लिखो। As fifth point, as it is stationary wave, so it does not transfer energy. स्टेशनरी वेव है तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। तो कहां गई एनर्जी? ठीक है, द फुल स्टॉप लगा के, द एनर्जी ऑफ वेव इज इक्वली डिवाइडेड among all segments which remain confined to the segment. Energy of wave is equally divided among segment which remain confined to the segment. ठीक है, and keep vibrating, which remain confined to segment and keep vibrating as kinetic and potential energy. Right? Kinetic and potential energy. देखो, जब स्ट्रिंग ऐसे हो गई तो ये रुक गई, तो सारी एनर्जी कौन सी हो गई? पोटेंशियल। और जब स्ट्रिंग सीधी है तो मैक्सिमम स्पीड, तो सारी एनर्जी कैसी है? काइनेटिक। फिर ऐसे हो गई तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल में। राइट, दिस वे एनर्जी उसी में रहती है, काइनेटिक वर्सेस पोटेंशियल होती है। ठीक है, हम बोल रहे हैं वो एनर्जी एयर को ट्रांसफर हो जाती है, वो तो इसलिए ट्रांसफर होती है क्योंकि एयर है। इफ वी आर डूइंग दिस सेम थिंग इन वैक्यूम तो स्ट्रिंग तो वाइब्रेट करेगी ना। अगर हम वैक्यूम में यही काम करें तो स्ट्रिंग तो वाइब्रेट करेगी, बट वी वोंट बी एबल टू हियर द साउंड। हमें आवाज सुनाई नहीं देगी, हमें आवाज सुनाई नहीं देगी, तो एनर्जी कहीं गई ही नहीं। देन दैट स्ट्रिंग कीप वाइब्रेटिंग फॉर एवर। अभी तो वो क्यों रुक जा रही है वाइब्रेट करना? क्योंकि उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है एयर को, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। क्योंकि स्ट्रिंग एयर में मूव कर रही है तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इस वजह से तो स्ट्रिंग थोड़ी देर में रुक जाती है। बट यही काम हम वैक्यूम में करेंगे तो स्ट्रिंग फॉर एवर
वाइब्रेट करती रहेगी। तो हम स्ट्रिंग की वाइब्रेशन स्टडी कर रहे हैं, उससे साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, वो हमारा काम नहीं है। इफेक्ट करेगी कुछ हैं? अगर वायर के वहां से कुछ ग्रेविटी कहाँ होती है, वेट होता है, वो तो आप टाइट करके भी कर सकते हो। मास तो सर इसमें ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी हो ही नहीं रही, नहीं, तो फिर हम इसको वेव क्यों कह रहे हैं? तो एक्चुअली ये वेव नहीं है, ये सिंपली ऑसिलेशंस है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये ऑसिलेशन ही तो है। बहुत सारे पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, जिसमें कुछ पार्टिकल ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इस टाइप से एक वेव फॉर्म क्रिएट हो रही है, बट है प्योरली ऑसिलेशन, इट्स नॉट ए प्रोग्रेसिव वेव, राइट। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, ऑल पार्टिकल्स of a segment, all particles of a segment vibrate simultaneously that is vibrate in phase, vibrate in same phase, that is vibrate in same phase, right। यानी ये वाले पार्टिकल एक साथ सारे ऊपर जाएंगे, इस सेगमेंट के, एंड इस सेगमेंट के सारे पार्टिकल एक साथ नीचे आएंगे, राइट। उसमें दिख भी रहा था ना, ऐसे ऐसे हो रहा था। जब वो ये वाला लूप ऊपर था तो वो वाला लूप नीचे था, नेक्स्ट लूप, ठीक है, राइट। इसी में आगे लिखना, पार्टिकल्स ऑफ कंसेक्यूटिव सेगमेंट vibrate with phase difference of pi, अपोजिट वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट विथ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, करेक्ट। यानी ये ऊपर जाएंगे तब वो नीचे जाएंगे। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड distance between two consecutive nodes, distance between two consecutive nodes or antinodes or length of a segment, or length of a segment is lambda by 2, or length of a segment is lambda by 2, यानी half of wavelength। कोई भी दो consecutive node लो या एंटी नोड लो या सेगमेंट की लेंथ लो, that is equal to lambda by 2, right। इसी में लिखना, distance between consecutive node and antinode, distance between consecutive node and antinode is lambda by 4. For an instrument and E&D ends are either node or antinode. For an instrument, ends are either node or antinode. जो मैंने बताया था, ends हमेशा या तो नोड होंगे या एंटीनोड होंगे। ends are either node or antinode, right? Correct? इसी में आगे,
The end is capable to vibrate. If end is capable to vibrate, it will always be antinode. If the end is capable to vibrate, it will always be antinode. If not, then it is node. अभी ये मैंने आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है, स्टैंडिंग वेव का. इन एनी सिचुएशन यू कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी. मैंने आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दिया. आपको क्या देखना है, कितने लूप में वाइब्रेट हो रहा है, लेंथ, स्पीड, उससे फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी. ठीक है. मान लो मैं एक इंस्ट्रूमेंट खुद बनाता हूं. ओके, क्या किया, एक आयरन रॉड ली, उसको वॉल में ग्राउट कर दिया. एक आयरन रॉड लिया, उसको वॉल में ग्राउट कर दिया ऐसे. ठीक है, ये हिस्सा फिक्स हो गया, यहां से फिक्स हो गया. अब मैं इसको ऐसे वाइब्रेट करूं तो मुझे पता है ये एंटी नोड बनेगा, ये एंटी नोड बनेगा और ये नोड ही बनेगा, क्योंकि ये तो मूव कर ही नहीं सकता. सो व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशन इट विल बी, लाइक दिस. तो इट इज वन लूप वाइब्रेशन हो गई. ठीक है, एक लूप में वाइब्रेशन हो गई. ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, क्योंकि कम से कम इतना ही होगा. व्हाट विल बी द सेकेंड मोड वाइब्रेशन. सेकेंड मोड वाइब्रेशन क्या होगा, ये हमारी रॉड है, नहीं, जितना मैंने तुम्हें बताया, ये नोड ही रहेगा, ये एंटी नोड ही रहेगा, राइट. लेकिन बीच में तो चेंजेस होंगे. तो ये फ्रीक्वेंसी डबल नहीं, ये तो उस पर्टिकुलर केस में बता रहा था मैं. तो इस टाइप से बनेगा, है ना. इससे कम पॉसिबल ही नहीं है. इट विल नेवर वाइब्रेट इन टू लूप्स. ये कभी दो लूप में वाइब्रेट कर ही नहीं सकता. ये वन लूप वाइब्रेशन है. वन लूप कैसे, आधा इधर आधा इधर. अब एक साइड एक और लूप ही ऐड होगा, तो नेक्स्ट वाइब्रेशन इज इन थ्री लूप. तो अगर ये फ्रीक्वेंसी एफ है तो ये कितनी होगी, 3f. तो इसमें सेकंड हार्मोनिक्स नहीं है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे. और नेक्स्ट वाइब्रेशन में कितने लूप होंगे, 5. So this is what any instrument will be given to you. You can find out what is happening. मैंने आपको इतना बेसिक बता दिया, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे कैसे होता है. ठीक है.